हेलो बच्चों, नमस्कार। सार्थक क्लासेस पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम मॉडल पेपर 2 जो है उसका अध्याय भाग करेंगे। इससे जो पहले क्लास आई थी उसमें हमने भाग ए, भ और स तीनों को हल कर लिया है। आज हम शुरुआत करेंगे भाग द की। ठीक है, अब भाग द के अंदर क्या है कि 3 सवाल है और प्रत्येक सवाल में एक एक अथवा में, इसका मतलब कुल हमारे पास भाग द के अंदर 6 सवाल है। तो आज हम उन 6 सवालों को हल करेंगे। तो बिना समय लिए चले शुरू करते हैं सवाल नंबर 21 को, जो हमारा ग्राफीय विधि से हल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को शुरू करते हैं। देखो, कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक पहली प्रतियोगिता थी, ठीक है, उसमें गणित कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और इसको हमें ग्राफ बनाना है, पहले तो समीकरण बनाना है, उसके बाद ग्राफ की विधि से हल करना है। क्योंकि हमें ऊपर क्या दे रखा है कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाए, मतलब हम पे तो रेखीय समीकरण बनाने हैं, उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल करने का मतलब है हमें एक्स और वाई के मान भी ज्ञात करने हैं। अगर केवल ये कहता कि आलेख खींचिए या ग्राफ ही बनाइए केवल, तब हमें केवल ग्राफ बनाकर छोड़ देते, लेकिन ये कह रहा है ग्राफ विधि से हल कीजिए, इसका मतलब हमें एक्स वाई का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सवालों में देखते हैं। देखो किसको, कि कक्षा 10 में कुल 10 विद्यार्थी है तो माना, और उसमें क्या है कि लड़के और लड़कियों की संख्या दोनों दे रखी है। अब क्या रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब कम जो है उसको हम एक्स मान लेंगे, कम लड़कों की संख्या है। सवाल में क्या कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो माना लड़कों की संख्या बराबर एक्स तथा लड़कियों की संख्या बराबर वाई। अब हमने लड़कों और लड़कियों की संख्या मान ली। अब प्रश्नानुसार समीकरण क्या बनेंगे? प्रश्नानुसार देखो, सवाल में क्या करें कि लड़कियों की संख्या मतलब y बराबर क्या है, y बराबर लड़कों की संख्या से, ये लड़कों की संख्या है 4 अधिक है, 4 अधिक कह रहा है, अधिक मतलब प्लस की बात कर रहे हैं। ये समीकरण नंबर 1 होगी अपनी। ठीक है, दूसरी समीकरण देखो, दो चर है तो हमें दो समीकरण चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो एक तो आ गया, दूसरा कहां से आएगा कि कुल जो विद्यार्थी है वो 10 है, मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कुल कितनी है, टोटल 10 दे रखी है। तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 10, ये आगे समीकरण नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। सारणी से फिर हमें ग्राफ बनाना है। ये तो आ गया इसका बीजगणितीय निरूपण। अब इसी का हमें बनाना है ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें चाहिए सारणी। तो दोनों समीकरणों को हम बारी बारी से काम में लेके पहले सारणी बनाएंगे। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से कि y बराबर x प्लस 4 दे रखा है। अब हमें यहाँ पे x के मान रखने, क्योंकि इसमें पहले से बराबर में दे रखा है, ये y एक तरफ है x एक तरफ है, तो सीधा हम x का मान रखेंगे। अपने हिसाब से x के कोई भी मान रख सकते हैं, 0 रख लो, -1 -2, ठीक है, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। छोटी संख्या रखनी है ताकि पैमाना लेने में आसानी रहे और ग्राफ भी क्या बने, छोटा बने। तो x बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर देखो कितना आ गया, y बराबर 0 प्लस 4, मतलब y बराबर 4 आ गया। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान आ गया 4। अब देखो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रख देते हैं देखो, तो y बराबर कितना आएगा, 1 प्लस 4, तो y बराबर 5। अब केवल हमें दो मान रखने हैं, लेकिन हमें सारणी में 3 मान रखेंगे। देखो, और तीसरा मान कैसे लाएंगे, सममितता से, जिसको सिमेट्री बोलते हैं। देखो x और y, सबसे पहले x का हमने 0 रखा, y का कितना आया 4, फिर x हमने 1 रखा, y आया 5। देखो जब हमने x का मान हम x का रख रहे हैं, ठीक है, x के मान को 1 बढ़ाया तो y का मान भी 1 बढ़ गया। अब अगर हम x का मान 1 और बढ़ा दें तो y का मान फिर 1 और बढ़ जाएगा। इस तरह से हम कितने भी मान निकाल सकते हैं। हमारे पास केवल अगर दो मान दे रखे हैं तो बाकी हम कितने भी मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 से, अब हम 2 को काम में लेंगे। समीकरण देखो,
समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है, तो किसी एक का हम करेंगे पक्षांतर, किसी का एक का पक्षांतर कर दो, चाहे x का पक्षांतर करो चाहे y का पक्षांतर करो। देखो हमने यहाँ पे x का मान रखे थे, इस बार हम y को काम में ले लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ से x बराबर 10 माइनस वाई, ये वाली समीकरण नंबर 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस बार y का मान रखेंगे, पहले रखा था हमने x का मान, इस बार रखेंगे हम y का मान। चाहो तो हम x का भी पक्षांतर कर सकते हैं, y को इधर रख लो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कितना में रख सकते हैं मान, तो y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो देखो y का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो 10 माइनस 0, x बराबर 10 माइनस 0, तो x बराबर 10 आ गया। y बराबर 2 रखने पर 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से माइनस 1 भी रख सकते हैं, माइनस 2 भी रख सकते हैं, या 5 भी रख सकते हैं, तो सीधा 5 रख लेते हैं। y बराबर 5 रखने पर तो x बराबर देखो 10 माइनस 5, x बराबर आ गया 5, ठीक है। जब हमने y का मान 5 रखा तो 10 माइनस 5 करने पर x का मान भी कितना आ गया 5। अब समय देखो सामने बना लेते, दो मान हमने रखे, तीसरा मान हम सममितता से निकाल देंगे x और y। इस बार हमने मान रखे y के, सबसे पहले 0 रखा, 0 रखने पे कितना आया 10 मान आया, फिर हमने y का मान 5 रखा तो कितना आया 5। देखो सममितता देखते, देखो 5 बढ़ाने से 10 से 5 हो गया, मतलब 5 कम हो गया। हमने y का मान पहले 0 रखा फिर 5 रखा, तो हमने 5 बढ़ाया तो यहाँ से 5 कम हो गया। अगर हम फिर 5 बढ़ाते तो ये फिर 5 कम हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 बढ़ा रहे हैं प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे 5 5 कम होते जा रहे हैं, तो उसी तरह से कितना आ जाएगा 0,10 आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो अपने पास दोनों मान आ गए, ठीक है। ये पहले जो समीकरण दे रखी थी उसका उसकी सारणी है, ये जो सारणी दे रखी है समीकरण नंबर 2 से ग्राफ बनाते हैं। ध्यान दो, देखो एक बार कि x का जो अधिकतम मान है वो दे रखा है 2 और इसमें दे रखा है x का अधिकतम मान 10। इसका मतलब हम पैमाना हमें छोटे से छोटा लेना है, माइनस की हमारे पास कोई संख्या है नहीं, तो हम इधर वाला मान नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, ठीक है। तो एक बार ग्राफ को हम क्या करते हैं इस तरह से बना लेते हैं, ताकि क्योंकि माइनस का मान हमारे अपने पास है नहीं, ठीक है, माइनस में हमने रखा भी नहीं है। तो ये आ गया इसका मूल बिंदु, इधर होता है x, इधर होता है y, इधर माइनस x होता है और इधर होता है माइनस वाई। तो माइनस एक्स और माइनस वाई के अपने पास मान है ही नहीं, ठीक है। देखो पैमाना कैसे लेंगे कि x का अधिकतम मान 2 है, इसमें x का अधिकतम मान 10 दे रखा है, ठीक है, और 5 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो हम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे क्या है ग्राफ में जगह कम रहेगी, थोड़ा बड़ा ग्राफ बनेगा। हम 2 4 6 8 भी ले सकते हैं, हम 5 10 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पैमाना लेते हैं 2 4 6 8 और 10। तो x x का हमने पैमाना ले लिया कि एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई। अब हम y को देखते हैं, देखो y का अधिकतम मान इसमें 6 दे रखा है, इसमें मान 10 दे रखा है, तो y का भी 2 ले लेते हैं। देखो 2 4 6 8 और 10, ये आ गया y का मान। अब यहाँ पे हमने ग्राफ के जो ऊपर राइट साइड में पैमाना लिखना है, यहाँ पे पैमाना, पैमाना क्या लिखेंगे x x, एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई, वाई एक्स का पैमाना देखो, एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई, हमने पैमाना समान लिए। देखो पहला पॉइंट देखते हैं, x का 0 y का 4। देखो x 0 कहाँ होता है, इस y एक्स पे जो है x का मान 0 आएगा और y कितना है 4, इसका मतलब ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ठीक है। फिर x का 1 y का 5, देखो y का 5 कहाँ पे है कि 4 और 6 के ठीक बीच में y का मान 5 है, और x का मान कितना है 1 देगा, x का मान 1 मतलब 0 और 2 के ठीक बीच में, मतलब ये पॉइंट आएगा इस जगह पे। जब आप ग्राफ में बनाओगे तो एग्जैक्ट सही बनेगा, ठीक है। फिर x का मान 2 और y का मान 6, मतलब ये लगभग इस जगह पे आएगा, x का मान 2 y का मान 6, तो ये ग्राफ जाएगा इस तरह से, इस तरह से। और इसका हमें नाम बदल देना, ये क्या था y बराबर x प्लस 4, ठीक है। अगला देखो सारणी, ये कह रहा है x का मान 10 y का मान 0, y0 कहाँ होता है x x पर, उसके बाद x का मान 5 और y का मान 5, तो देखो y का मान 5 यहाँ पे, x का मान 5 यहाँ पे,
ये दोनों एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करेंगे, इस एक ये वाली रेखा, ये आ जाएगा 5। उसके बाद में x का मान 10, x का मान 0, y का 10। अब x 0 कहाँ होता है, y एक्स पे, तो ये बिंदु आ जाएगा। तो ये इस तरह से जाएगा देखो। तो इसकी समीकरण हमें बता देनी है। इसके समीकरण बनेगी देखो, यदि x प्लस वाई बराबर 10, तो कहीं लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, ये बिंदु भी बताने हमें कि ये कौन सा बिंदु है 5,5, ये कौन सा बिंदु है 10,0, ये जो बिंदु है 0,10। उसके बाद में इन बिंदुओं को भी बता देना है। ये हो गया ग्राफिकली निरूपण। अब वो पूछ रहा है हल बताओ, मतलब एक्स वाई के मान बताओ। तो हमें क्या करना है, जब आप ग्राफ में बनाओगे तो एग्जैक्ट एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है सबसे पहले तो। ठीक है, क्योंकि प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इस पे एक लंब डालेंगे देखो। ठीक है, एक्स एक्स पे और वाई एक्स पे। तो ये जो लंब डालेंगे, जो जहां पे एक्स एक्स को टच करेगा यहाँ पे, ये तो हो जाएगा इसका एक्स का मान, मतलब लड़कों की संख्या। एक्स क्या थी, लड़कों की संख्या। और जहां इस बिंदु से हमने वाई एक्स पे लंब डाला, तो ये जो बिंदु आएगा वो आ जाएगा लड़कियों की संख्या। ठीक है, कितना आ जाएगा, लड़कियों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे जो भी बिंदु होगा वो मान आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, ग्राफ में कहीं गड़बड़ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें विलोपन और प्रतिच्छेद, प्रतिस्थापन या विलोपन लगाकर भी एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे आएगा, कि वाई का मान यहाँ पे रखो, कि x प्लस 4 यहाँ पे आएगा, कि 2x प्लस 4 मतलब 4 इधर गया। रफली हम एक बार चेक करते हैं, देखो कितना आएगा। तो y का मान हम यहां रखते हैं। ठीक है, तो x प्लस, ये x प्लस 4 यहां रखा, x प्लस 4 प्लस बराबर 10, ये 4 गया माइनस में, 2x बराबर 10 माइनस 4, तो x बराबर 6/2 मतलब 3। इसका मतलब ये जो बिंदु है वो 3,0 बना है, और यहाँ पे x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। ये आप रफली चेक कर लेना। ठीक है, जब आप ग्राफ पे बढ़ाओगे तो अब एकदम सही बनेगा। यहाँ पे क्या है कि देखो, यहाँ पे मेजरमेंट सही नहीं है इस जगह पे, इसलिए क्या है कि मान इधर उधर आ रहा है थोड़ा। अब जब x का मान 3 आ गया, तो यहाँ रख दो y का मान कितना, 7। इसका मतलब ये जो बिंदु है वो है 0,7, इसका मतलब y का मान 7। तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या 3 आ गई, और लड़कियों की संख्या अपने पास 7 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें ग्राफिकली निरूपण करना है, और लास्ट में हल भी बताना है। लास्ट में हमें लिखना है, अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर 7। ठीक है, इस तरह से ये 21वां का जो पहला सवाल है वो हो गया। अब इसका अथवा वाला सवाल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो है अथवा वाला सवाल हल करते हैं। देखो कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य जो दे रखा है वो 50 रुपए दे रखा है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए दे रखा है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल्य ज्ञात करना मतलब एक्स वाई के हमसे मान पूछ रहे हो। ठीक है, जो सवाल अभी किया था, जो इसका ऊपर वाला सवाल था, उसी तरह से हमें प्रतिच्छेद बिंदु से एक्स एक्स और वाई एक्स पे लंब डालना है, वहां पे हमारे एक्स और वाई के मान आ जाएंगे। तो हम मानते हैं कि देखो, माना माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, तथा एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, अब प्रश्नानुसार सवाल में क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल, देखो एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए, सॉरी x रुपए, तो 5 पेंसिल का 5x। ठीक है, अब कह रहा है एक पेन का मूल्य y रुपए, तो 7 पेन का 7y। दोनों कुल रुपए बन के कितने रुपए दुकानदार को दिए, 50 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 क्या बनेगी कि 7 पेंसिल, अगर पेंसिल 7 है तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 7 पेंसिल का 7x। ठीक है, प्लस इस बार पेन जो दे रखी है वो दे रखी है 5 पेन, तो 5y बराबर 46 रुपए। ठीक है, तो ये हमारी
ये जो है इसका बीजगणितीय निरूपण हो गया समीकरण का। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों को काम में लेंगे। ठीक है, अब दोनों जैसे, अब 5x और 7y में से किसी एक का हमें पक्षांतरण करना पड़ेगा। हम किसी का भी पक्षांतरण कर सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण एक से देखो, समीकरण एक लेते हैं पहले। समीकरण एक से ये हमें दे रखी है कि 5x प्लस 7y बराबर 50। अब हमें क्या करना है कि या तो 5x का पक्षांतरण करो या 7y का पक्षांतरण करो। हमें इस तरह से पक्षांतरण करना है कि देखो माइनस में जाएगा, अगर इसको पक्षांतरण करते हैं तो y का मान रखने पर 7 से गुणा होने के बाद 50 में से सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब घटेगा। और उसके बाद 5x में 5 जाएगा भाग में, मतलब इस प्रकार देखो कि 5x बराबर 50 माइनस 7y। तो यहां से x बराबर 50 माइनस 7y बट्टे 5। हमें क्या करना है कि इस जगह पे y के मान रखने, और y के इस प्रकार मान रखने कि पहले 7 से गुणा हो, उसके बाद 50 में से घट जाए, और 50 में से घटने के बाद 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए। देखो बट्टा में हमने 5 लिए है, अगर हम 5x का पक्षांतरण करते तो बट्टा में 7 आता था। ठीक है, यहाँ पे आता y। तो हमें संख्या ऐसी रखनी है जिसका भाग आसानी से चला जाए। ठीक है, और y का मान भी इस तरह से रखना है। y का मान हमें इस प्रकार रखना है कि 7 से गुणा होने के बाद 50 में से जो घटे उसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए, पॉइंटों में संख्या ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 रख लेते हैं, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो 50 में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो y बराबर 0 रखने पर देखो y का मान 0 रख लेते हैं, x का देखो कितना आएगा, x बराबर 50 माइनस 7 गुणा 0 बट्टे 5। ठीक है, तो x बराबर कितना आया, x बराबर 50 माइनस 50, ये तो 0 हो गया, ये जो मान है ये तो 0 हो गया, तो 50 बट्टे 5 कितना आ गया, 10। तो x बराबर आ गया 10, एक मान तो आ गया। अब देखो दूसरा मान क्या रखे, हम प्लस में भी रख सकते हैं माइनस में भी रख सकते हैं। अगर हम एक मान रखते हैं तो 7 को 1 से गुणा करने पर आएगा 7, और 50 में से 7 माइनस होगा तो बचेंगे 43, तो 43 से 5 का भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम चेक करेंगे, 2 मान रखकर 3 मान रखकर, हमें मान नहीं रखना, हमें केवल कैलकुलेशन चेक करनी है कि यहाँ पे कितनी संख्या आ जाए घटने के बाद, ताकि ये 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, अगर हम 4 तक मान रखेंगे तो 7 चौका 28। ठीक है, 50 में से 28 घटेंगे तो इकाई का अंक 2 आएगा। ठीक है, उसमें भी 5 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब हम y का मान क्या रखेंगे, अब 5 रखेंगे। तो 50 में से जब 35 माइनस होगा, 7 में से 35, 50 में से 35 माइनस होगा तो जो संख्या बचेगी, ठीक है, उसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखो 15 बचेंगे, 15 में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस बार हम y का मान रखेंगे, y बराबर 5 रखने पर, तो देखो x बराबर 50 माइनस 7 गुणा 5 बट्टे 5, तो 50 माइनस 35 बट्टे 5। तो देखो 50 में से जब 35 घटाएंगे तो बचेंगे 15 बट्टे 5 बराबर 3, तो x का मान आ गया 3। ठीक है, x का मान आ गया 3, के लिए हमने y का मान रखा था। अब हम बना लेते सारणी। देखो सारणी में हमें केवल 2 मान रखे हैं, लेकिन सारणी के अंदर हम 3 मान रखेंगे। देखो कि x y हमने मान रखे थे, y का 0 रखने पे कितना आया, 10 आ गया। उसके बाद हमने 5 रखा, कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो सममितता देखते हैं इसमें कि 5 बढ़ाने से 10 से 3 हो गया, इसका मतलब 7 कम हो गई। 10 में से 7 माइनस हो गए तब 3 आया। हमने क्या किया, 0 में 5 बढ़ा दिया, 5 जोड़ दिया। अगर हम 5 फिर बढ़ा दें तो मतलब इसको अगर 10 कर दें तो इसमें से फिर 7 कम हो जाएगा, इसका मतलब 3 में से जब 7 घटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम मान निकाल सकते हैं। इससे पहले वाले मान भी दे सकते हैं, इसका मतलब 0 से अगर पहले मान रखा होता तो वो -5 रखते हैं। ठीक है, और -5 रखते तो ये 35, जो 50 में फिर 35 जुड़ता, फिर 5 का भाग जाता। तो हम इस तरह से मान आसानी से रख सकते हैं। अब देखो समीकरण नंबर 2 लेते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 में दे रखी है 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, इस बार कितना है, 46 दे रखा है।
अब 7x को भी हम पक्षांतर कर सकते हैं, 5x का भी पक्षांतर कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम किसी भी संख्या का पक्षांतर कर सकते हैं। तो हम क्या करें, हम 5y का पक्षांतर करेंगे, ठीक है। कर 7x का भी कर सकते हैं, 5y का भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इस बार 5y का पक्षांतर करेंगे। देखो कि 7x बराबर 46 माइनस 5y। तो यहां से देखो क्या बन जाएगा, x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7। ये हमारी आएगी समीकरण नंबर 4 आ गई। तो इस बार हमें क्या करना है, देखो y का मान फिर से रखना है, लेकिन y का मान इस तरह से रखना है कि 5 से गुना होने के बाद 46 में से घटे या जुड़े। अगर y का मान 5 माइनस में रखेंगे तो 46 में जुड़ जाएगा और 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो इस बार y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि y जब 0 से 5 से गुना होगा 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा और 46 में 7 का भाग जाता नहीं। ठीक है, देखो 46 है, अगर 46 में 10 जुड़ते हैं 56 हो जाते हैं, 56 में 7 का भाग चला जाता है ना। 7 को 8 से गुना करें तो 7 8 56 होते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ 10 बन जाए और इसमें जुड़ जाए तो हम y का मान क्या रखते हैं, -2 रखते हैं। y बराबर -2 रखने पर तो x बराबर देखो कितना है, x बराबर 46 माइनस 5 गुना -2 बटे 7। देखो ये माइनस और ये माइनस, 46 प्लस 10 बटे 2 बटे 7 तो 56 बटे 7 मान आ गया 8। तो x का मान आ गया 8। ठीक है, x का मान आ गया 8 कि हमने -2 रखा और मान आ गया 8। अब देखो और चेक करते हैं कि अगर प्लस की तरफ रखें कि -2 के बाद में हम 0 रखें, 0 में नहीं जाएगा। 1 रख के देखें, 2 में 3 में, 2 में 3 में या 4 में भी नहीं जाएगा। देखो क्योंकि 46 माइनस 20 कितने बचेंगे, 26, 26 में नहीं जाएगा, लेकिन 21 में जा सकता है। 21 में 7 का भाग जाए। इसका मतलब अगर हम y का मान 25 रख दें या y का मान हम 5 रख दें तो 5 गुना 5 25, 46 माइनस 25 कितने हो जाएंगे, 21। तो y का मान रखते हैं प्लस का 5 रखने पर तो x बराबर 46 माइनस 5 गुना 5 बटे 7। x बराबर 46 माइनस 25 बटे 7 तो ये आ गया 21 बटे 7 बराबर 3। इसका मतलब x का मान आ गया 3। ठीक है, अगला जो मान माइनस का रखने के बाद हमने प्लस का रखा है, कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे हम माइनस का भी मान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अंतर, देखो सारणी बनाते हैं इसकी, ये x ये y। ठीक है, सबसे पहले मान रखा था हमने कितना कि -2, y का मान रखा था -2, x का मान आया 8। ठीक है, उसके बाद में हमने y का मान रखा 5 तो x का मान कितना आया 3। अब देखो मान रख रहे थे हम y का, -2 से +5 आया, इसका मतलब हमने यहाँ पे कितना बढ़ाया, कितना बढ़ाया। देखो -2 में कितने जोड़े कि +5 आ जाए प्लस के साथ, इसका मतलब यहाँ पे हमने 7 बढ़ाया और 8 से मान 5 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 5 कम हो गया। तो y का मान जब हमने 7 बढ़ाया तो x का मान 5 कम हो गया। अगर हम y का मान फिर 7 बढ़ा दें, इसका मतलब अगर 12 5 में 7 जोड़ दें कितना आएगा 12। तो यहाँ पे -2 में +7 किया था 5 आया था। ठीक है, तो 5 में +7 किया 12 आ गया। तो जैसे 7 मान बढ़ाया तो ये ठीक 5 कम हो गया, अब फिर 5 कम हो जाएगा, मतलब 3 में से 5 घट जाएगा तो 3 माइनस 5 कितना आएगा -2। तो इस प्रकार ये सारणी आएगी, या आप मान रख के देख भी सकते हो। ठीक है, अब हम बनाते हैं देखो इसका ग्राफ। तो इस बार हमारे पास माइनस के मान भी है। अब चेक करते हैं, देखो x का अधिकतम मान 10 -40, इसमें x का अधिकतम मान 8 और -2 है। इसका मतलब हम पैमाना ले सकते हैं 2 इकाई कि 2 4 6 8 और 10 और न्यूनतम कितना है -2 और -4। तो -2 और -4 और -6, यहाँ पे -x, ये प्लस का x, ये प्लस का y और ये माइनस का y। ठीक है, अब देखो y का चेक करते, देखो कितना है कि अधिकतम 10 न्यूनतम 0, इसमें अधिकतम 12 न्यूनतम 5। तो हम क्या करते हैं 2 इकाई लेते हैं कि 2 4 6 8 और 10 और माइनस में न्यूनतम कितना है केवल -2 तो माइनस का 2। ठीक है, और माइनस का 4 भी लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारणी से केवल और केवल हमें क्या करनी है, 2 रेखाएं खींचनी है और दोनों क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि
क्योंकि देखो समीकरण 1 में 2 में 5/7 a1/a2 कितना आ रहा है 5/7, b1/b2 7/5। तो a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो ग्राफ की प्रकृति क्या आएगी, प्रतिच्छेदी आएगी। ठीक है, और हल की प्रकृति अद्वितीय है। तो इसका मतलब इसमें जो मान आएंगे वो x और y के अद्वितीय मान आएंगे और ग्राफ क्या आएगा, प्रतिच्छेदी आएगा। तो चलो बनाते हैं। देखो कि x का 10 y का 0 और पैमाना हमें यहाँ लिखना है ऊपर, पैमाना x का और y का क्या क्या लिया है कि x का लिया है कि 1 बड़ा खाना बराबर 2 इकाई, y का भी 1 बड़ा खाना बराबर 2 इकाई। तो पहले देखो x का मान 10, y का मान 0। y0 कहाँ होता है, इस बिंदु पर। x पर क्या होता है, y0 होता है और x का मान 10 है। फिर कह रहा है x का मान 3, यहाँ पे x का मान 3 और y का मान 5। देखो ये वाला 5, तो ये आएगा इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि x का मान -4, ये -4 और इसका मान 10, तो ये आएगा लगभग इस जगह पे, ये इस जगह पे। तो इसको हमें मिला देना है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप ग्राफ में बनाओगे तो एग्जैक्ट ठीक सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे बता देना है कि ये कौन से समीकरण से, इसका नाम लिख देना है। समीकरण कौन सी है, देखो ये कि 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50। उसके बाद में दूसरी समीकरण देखो कि x का 8 ये वाला और y का -2, तो ये आ गया इस जगह पे, y का -2। फिर कह रहा है x का 3 और y का 5, x का 3 y का 5, ये आ गया। ठीक है, देखो दोनों में जो है x का 3 y का 5, x का 3 y का 5 एक उभयनिष्ठ मान आ रहा है। इसका मतलब इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, यही रहेगा। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु यही रहेगा। इसका मतलब x का मान 3 है, जो हमने पेंसिल का मूल्य देखा था वो कितना देखा, 3 रुपए आएगा, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी बिंदु आ गया और प्रतिच्छेदी बिंदु ही क्या होते हैं, एक्स वाई के मान होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया इनका 3,5। उसके बाद x का -2 y का 12, तो देखो ऊपर 12 और लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे x का -2 और ये इस तरह से जाएगा। और इस पे हमें समीकरण का नाम बदल देना कि समीकरण क्या था, 7x + 5y, कि 7x + 5y = 46। ठीक है, 7x + 5y = 46 और ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। अगर इसमें हम लम्ब डालते हैं तो ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, मतलब 3,5। तो लास्ट में लिखना है एक पेंसिल का मूल्य, जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही एक्स वाई का मान होता है। तो अतः है एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए तथा एक पेन का मूल्य 5 रुपए। ठीक है, तो यह सवाल समझ जाता। देखो हमें क्या करना है कि इस सवाल में हमारी मर्जी है कि हम बट्टा में किसको भेज रहे हैं। अगर हमने x को इधर रखा तो बट्टा में 5 जाएगा। ठीक है, अगर हमने y को इधर रखा तो बट्टा में 7 जाएगा। यही चीज इस दूसरे समीकरण के लिए भी थी। ठीक है, तो समीकरण हमें इस तरह से हल करनी है कि कैलकुलेशन में आसानी रहे। और जो मान रख के देखते हो आप, 2 मान रखो वो भी रफली। ठीक है, तीसरा मान अपने आप सममितता से सिमेट्री से निकाल देना। मान सारणी में हमें 3 दिखाने, आप भले ही रख दो 2, भले ही एक ही क्यों ना रख दो। ठीक है, एग्जाम के अंदर आप एक मान रख के भी बाकी दूसरा मान आप रख ली, चेक कर लो, लेकिन मान एकदम सही रखने हैं। ठीक है, आपने अगर एक 0 रखा है उसके बाद 5 रखा है और अगला आप रख रहे हो 7 और मान नहीं आ रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि सममितता होनी चाहिए कि अंतर कितने का आ रहा है, 5-5 का, तभी ग्राफ एग्जैक्ट सही बनेगा। अगर आपने 5 रखा फिर आपने 10 के बाद मान लो सीधा 15 रख दिया, ठीक है, 15 रखोगे तो मान आ जाएगा, कुछ ना कुछ मान जरूर आएगा, लेकिन उसमें सममितता नहीं रहेगी फिर, क्योंकि इनमें 5 का अंतर फिर 10 का अंतर हो गया, तो ग्राफ एक साथ बढ़ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। तो चलिए करते हैं हम 22वां सवाल। देखो चलिए 22वां सवाल करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। अब 22 में भी 2 सवाल दे रखा अथवा में, तो ये पहले वाला सवाल, इसका अगले वाला भी सवाल करेंगे। देखो तो जो हमें सवाल दे रखा है तो आंसर में हमें पहले ऐसा कैसा लिख देना है, उसके बाद हम लगाएंगे एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। और एलएचएस में क्या दे रखा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर और बराबर। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सवाल दे रखा है त्रिकोणमिति का उसको हम ऐसा कैसा लिखेंगे, उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एरो लगाकर लेफ्ट हैंड साइड लिया और उसके बराबर में हम हल करेंगे। ठीक है, अब हमें लेके क्या आना है, देखो कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा लेके आना है।
और यहाँ पे दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अगर हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब 3 पद आ गए, जबकि हमें आरएचएस के अंदर केवल 2 पद दे रखे, एक और कोस थीटा और माइनस के अंदर, ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं करना है पहली बात तो। फिर क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा और कोट थीटा को क्या करेंगे, साइन और कोस के पदों में व्यक्त करेंगे। ये यहाँ पे कोस थीटा आ रहा है तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इनको बदलेंगे साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में। तो देखो, तो 1 बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यहां पे लिख देंगे कि चूंकि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा और कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको मिनिमाइज करते चलना है, इसको इसका क्या करना है, निम्नतीकरण करते चलना है, न्यूनतम करते चलना है इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे साइन थीटा एलसीएम। साइन थीटा एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा कि साइन थीटा को डिवाइड करेंगे साइन थीटा से, एक आया, एक को एक से गुणा करने पर एक, और यहाँ पे बन जाएगा कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमें एक माइनस कोस थीटा चाहिए था, एक माइनस कोस थीटा आ गया, लेकिन बट्टे में साइन थीटा है, यहाँ पे देखिए एक प्लस कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पद को हम अब चेंज नहीं करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक माइनस कोस थीटा लेके आना था, वो आ गया। नीचे वाले पद में हम क्या करेंगे, बदलाव करेंगे, यहाँ पे एक प्लस कोस थीटा लेके आना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को अप्लाई करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं एक माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक माइनस कोस थीटा जो है, एक माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर जो है वो तो पड़ा रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि एक सर्वसमीका समीका होती है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और सर्वसमीका समीका क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब देखो यहाँ पे अगर एक का स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पद ऐसा कैसा रहेगा, इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और बी कहाँ है, कोस थीटा का स्क्वायर। या फिर हम एक स्टेप और लिख लेते हैं, एक स्टेप और लिख लेते, कैसे कि एक माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे इस एक को स्क्वायर कर दिया माइनस यहाँ पे कर दिया कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा को हम कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां सरस समीकरण लिख जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहां लगा लिख सकते हैं एक माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे एक माइनस कोस थीटा एक प्लस कोस थीटा, और यहां लिख देंगे कि चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पे दे रखा है एक माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा है एक माइनस कोस थीटा, मतलब एक पद जो है वो इससे कट जाएगा, बचेगा क्या कि एक माइनस कोस थीटा बटे एक प्लस कोस थीटा, और ये किसके बराबर है, अपने राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये जो बराबर का जो चिन्ह है वो इसके साथ साथ चलेगा, ठीक है। और ये इतनी जगह रहेगी खाली, लास्ट में आप इस जगह पे रख सकते हो कि कोस थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर एक माइनस कोस थीटा बटा एक प्लस कोस थीटा। ये जो मान लास्ट में आप यहाँ रख सकते हो एरो लगाकर, एरो लगाया और ये मान ऐसा ऐसा यहाँ लगा दिया, बाकी ये इतनी जगह खाली रहेगी। ये कौन सी जगह है, ये वाली, इसके नीचे वाली, ठीक है। तो और साथ साथ में हर सूत्र को जहां पे जो काम में लिया गया है, चाहे त्रिकोणमिति का हो चाहे बीजगणित का हो, हमें बताते जाना है। इससे क्या होगा, सूत्र याद भी होंगे हमें, और एग्जामिनर को भी ध्यान रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पे इस जगह पे ये सूत्र काम में लिया गया, ठीक है। अब इसका करते हैं अथवा वाला सवाल। देखो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को जो अथवा वाला सवाल उसको करते हैं। देखो कि tan थीटा बटा एक माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा एक माइनस tan थीटा, और हमें सिद्ध करना है एक प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो हमें सवाल दे रखा है उसको एज इट इज आंसर के अंदर लिख देना है, फिर लगाना है LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड के बराबर में इसको हमें हल करते चलना है। अब देखो करना कैसे है कि यहाँ पे दे रखा है हमें tan कोट tan, और लेके आना सेक और कोसेक। जब आपको सवाल में कुछ भी समझ में ना आए कि किस तरह से करना है, तो सबसे पहले क्या करो, सबको साइन और कोस में बदल दो, कि जो साइन थीटा में बदलता है उसको साइन थीटा में, जो कोस थीटा में बदलता है उसको कोस थीटा में, और जो साइन और कोस दोनों में बदले उसको साइन कोस दोनों में
बदल दो, क्योंकि tan और cot दो ऐसे मान है, दो ऐसे त्रिकोणमिति अनुपात है जिनको हम sin और cos दोनों में बदल सकते हैं। तो इसका मतलब tan थीटा क्या बनेगा कि sin थीटा बटे cos थीटा, फिर एक माइनस cot थीटा क्या बनेगा cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, इसके बट्टा में कुछ नहीं, एक मान लेते हैं, प्लस cot थीटा आएगा cos थीटा बटा sin थीटा बटे एक माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, वन ले लेते हैं। और यहां हमने जो मान काम में लिया उसको लिख देते हैं कि चूंकि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा और cot थीटा जो है वो cos थीटा बटे sin थीटा के बराबर है। ठीक है, ये दो मान हमने काम में लिए। अब हमें क्या करना है कि इसको अलग अलग हल करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें लघुत्तम लेना है और यहाँ पे भी लघुत्तम लेना है। ऊपर वाला जो मान है वो ऐसा वैसा साथ में चलता रहेगा, देखो कि बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड बाय, अब इसका एलसीएम लेंगे कि sin थीटा आ गया लघुत्तम। अब क्या होगा कि sin थीटा को जब हम एक से भाग करेंगे तो sin थीटा ही आएगा, उसको जब एक से गुणा करेंगे तो sin थीटा, और यहाँ बढ़ेगा माइनस cos थीटा। ये प्लस का चिन्ह ऊपर ऐसा कैसा रहेगा cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा डिवाइड करना हमें कि इस संख्या से। अब ये मान जो है यहाँ पे फिर से लघुत्तम आएगा cos थीटा, cos थीटा, तो यहां बनेगा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब ध्यान देना कि कभी भी दो संख्या अंश बटा हर में दे रखी है, फिर उसके बट्टा में भी अंश बटा हर दे रखा है, इसका मतलब नीचे वाली संख्या पलट के गुणा में चली जाएगी। इसका मतलब sin थीटा कहां जाएगा, इस अंश के गुणा में। ये जो मान है इस अंश के साथ जाएगा और ये मान जो इसके साथ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो कि ये मान जो है वो जाएगा इसके गुणा में और ये वाला मान जाएगा इसके गुणा में, तो गुणा कर देते हैं और ये काम यहाँ पे करना है कि sin थीटा इंटू साइन थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड। अब ये दो मान है माइनस के अंदर देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, नहीं कोस थीटा, इसका मतलब इसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि कोस थीटा, ये वाला मान कोस थीटा और ये जो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये ऐसे कैसे आ गया, प्लस का चिन्ह, ये कोस थीटा जाएगा कोस थीटा के गुणा में तो बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड, ये साइन थीटा आएगा इसके गुणा में तो बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा फिर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये बीच में प्लस का चिन्ह है तो फिर से लघुत्तम लेंगे, लेकिन लघुत्तम से पहले हमें ये देखना है कि क्या कोई लघुत्तम जो है इनका क्या बन रहा है। अभी अगर हम देखें तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लघुत्तम में सभी पद आ जाएंगे। अगर हम इसमें से और इसमें से किसी एक का चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, मतलब यहाँ जैसे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो इसको अगर हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा बना दें या यहां से हम कोस थीटा माइनस साइन थीटा बना दें, तो क्या होगा, लघुत्तम थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी और छोटी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस जगह से या इस जगह से जो हमें सुविधाजनक लगे, तो ज्यादा यहाँ पे ज्यादा माइनस जो है यहाँ से कॉमन लेना ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो माइनस हम यहाँ से कॉमन लेंगे वो इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है कि इस ब्रैकेट के अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, कि ये माइनस साइन थीटा जो प्लस का हो जाएगा उसको पहले लिख देंगे इस तरह से, तो cos थीटा प्लस का वो माइनस हो जाएगा उसको इस तरह से लिख देंगे, और जो यहाँ माइनस आएगा वो इससे गुणा होकर ओवरऑल माइनस बन जाएगा। इसका मतलब हम एक पद सीधा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब माइनस जो कॉमन आएगा वो इससे गुणा होने के बाद इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा ब्रैकेट ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्यों, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, वो तो आ गए इस प्लस से मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पे और ये इनका चिन्ह बदल गया। अब लघुत्तम लेंगे तो देखो कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये दोनों पद क्या हो गए, समान हो गए। लेंगे तो लघुत्तम लेते हैं, देखो इसका किस जगह पे लघुत्तम ले लेते हैं, कि लघुत्तम कितना आया कि साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सभी आ जाएंगे।
साइन थीटा इंटू कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब जब हम लघुत्तम के बाद इसमें भाग देंगे इसका, तो देखो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, क्या बचा? केवल साइन थीटा। जो भाग देने पर जो बचता है वो गुणा किससे होता है? इस वाली संख्या से। इसका मतलब साइन थीटा गुणा होगा साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस इसका भाग जब हम इसमें देंगे तो केवल कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा कोस स्क्वायर से गुणा बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब नीचे वाला जो पद है इसको हमें नहीं छेड़ना है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो हमें करना नहीं है। ऊपर वाले पद में जो है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, इसका मतलब है कि साइन थीटा का क्यूब माइनस कोस थीटा का क्यूब, एक क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहां हम एक सरल समीकरण लगाएंगे कि चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सरल समीकरण हम इस जगह पे लगाएंगे। तो हमारा ए क्या है? ए है साइन थीटा और उसकी घात 3 दे रखी है, इसका मतलब ए का मान साइन थीटा है, बी का मान कितना है? कोस थीटा। तो यहां लगा देते हैं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कि बट्टा ये कितना आएगा? साइन थीटा इंटू कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये दोनों पद जो है वो समान आ गए, इसका मतलब ये पद कट गए। अब ओवरऑल क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। लेकिन हमें जो सिद्ध करना है वो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा करना है। इसका मतलब ये बट्टा वाला मान हमें हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। जैसे इसका लघुत्तम लेने पे ये बना, अगर हम इससे अलग अलग करें तो वापस ये बन जाएगा। ठीक है, तो वही काम हमें यहाँ पे करना है कि लघुत्तम लेने पे ये बना है तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे? 1 बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1 के बटा में ये आ गया प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो ये पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे आ गया 1, तो 1 बटा साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा, 1 बटा कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, और प्लस 1, तो ये अपना आंसर आ गया कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और ये किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस जगह पे जब हम इसमें बदलाव करेंगे तो ये जो प्लस का चिन्ह है वो अलग अलग दोनों को सेपरेट दिखना चाहिए। गलती से ये प्लस का चिन्ह यहाँ जाता है बीच में, और ये जो बट्टा जो है वो पूरा एक साथ हो जाता है फिर, तो ये हमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह जो है वो यहाँ पे बीच में चलना चाहिए साथ साथ, ताकि अलग अलग दो जो सेपरेट मान है वो अलग अलग हमें अलग अलग दिखाई दे। ठीक है, और लघुत्तम लेने के बाद यहाँ पे ये बनने के बाद जो नीचे वाली संख्या है वो इस अंश के गुणा में जाती है और ये वाली संख्या इसके गुणा में लगती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब हम करते हैं देखो इसका 23वां सवाल। तो चलिए 23वां सवाल शुरू करते हैं। 23वां सवाल जो है पेपर का अंतिम सवाल होता है, तो उसका जो पहला भाग है, अथवा में 2 सवाल आते हैं, तो उसका पहला सवाल क्या कह रहा है कि माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान रखना कि 23वें सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है। उसमें एक ही सवाल में हमसे 2 चीजें पूछता है, कभी माध्य बहुलक पूछता है जैसे इस सवाल में, कभी बहुलक माध्य को पूछ लेता है, या माध्य और माध्य को पूछ लेता है। इन 3 चीजों में से 2 चीज हमसे एक सवाल में पूछेगा, और एक ही सारणी में हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें माध्य और बहुलक पूछ रहा है, तो पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे। अब माध्य ज्ञात देखो 3 विधियों से कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य या पद विचलन। तो हम करेंगे कल्पित माध्य से। ठीक है, हम पद विचलन से भी कर सकते हैं, हम प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, आपकी सुविधा अनुसार हम किसी विधि से भी कर सकते हैं, आपके सुटेबल लगनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन प्रत्यक्ष विधि में इजीली हो रही है तो प्रत्यक्ष विधि से कर दो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि प्रत्यक्ष विधि में थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी आ रही है, हमें कल्पित माध्य से करना चाहिए, तो कल्पित माध्य से कर दो।
तो सबसे पहले हम चाहे प्रत्यक्ष से करो चाहे कल्पित माध्य से या पद विचलन से हमें मध्यमान निकालना पड़ता है, इसको हम कहते हैं एक्स, मध्यमान या माध्यमान एक्स कहते हैं। एक्स क्या होता है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, 10 प्लस 0 बटा 2 मतलब 5। उसके बाद में 20 प्लस 10 30 बटा 2 15। कैसे किया कि इनमें जो अंतर है, जब अंतर 10 10 का है इसका मतलब 10 जोड़ते जाओ कि 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में जब 10 जोड़ेंगे तो 35, और 35 में जब हमने 10 जोड़ा तो 45। और ये जो है इन बारंबारताओं को हमें योग कर लेना है। ठीक है, देखो कितना आएगा कि 8 और 7 15, 15 और 15 30, 30 और 10 40, 40 से 10 50, ये आ गए 50। अब अगर आप इसको प्रत्यक्ष विधि से करते हो तो हमें इनको गुणा करना पड़ेगा। देखो 15 को 25 से गुणा, 8 को 35 से गुणा, 10 को 40, 10 को 45 से गुणा। ठीक है, अगर हम इसको कल्पित माध्य से करें तो कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। और कैलकुलेशन कैसे छोटी होगी, क्योंकि कल्पित माध्य हमें पहले डी ज्ञात करना पड़ता है, डी बराबर एक्स में से ए घटाना पड़ता है, और उसके बाद में एफ गुणा डी आएगा, एफ आई डी आई जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये डी क्या है, डी के लिए हमें ए की जरूरत पड़ेगी। तो ए कैसे आएगा कि इनको काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5। अगर विषम संख्या आती है इनको गिनने पे, अगर क्रम संख्या विषम संख्या है तो उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, तो 5 प्लस 1 6, और उसमें करते हैं बट्टा 2। ठीक है, अगर सम संख्या है तो सीधा 2 का भाग देते हैं, विषम संख्या है तो 5 प्लस 1 विषम संख्या प्लस 1, जैसे 5 है प्लस 1 6 और बटा 2, तो 1 2 3। तीसरे नंबर पे जो आएगा वो क्या आएगा, अपना कल्पित माध्य आएगा। तो ए का मान जो है वो आ गया 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 माइनस 25, देखो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, ये संख्या माइनस की है ये प्लस की, तो कितना आएगा माइनस का 20। फिर 15 में से 25 घटाएंगे, कितना आएगा माइनस का 10। ठीक है, इसका एक तरीका और भी है, जैसे हमने इसमें 10 10 जोड़े थे, 10 क्यों जोड़े, क्योंकि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा अंतर कितने का है, 10 का है, तो पहला मान निकाले बाद 10 जोड़ते गए। उसी तरह से x माइनस ए करने के बाद पहला जो मान है उसमें 10 10 जोड़ते जाओ, प्लस करते जाओ, माइनस 20 प्लस 10 माइनस का 10, माइनस 10 प्लस 10 0, इसका मतलब 25 में से 25 घट रहा है, x माइनस ए, फिर 0 प्लस 10 10 और ये आ जाएगा 20। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 35 माइनस 25 10, फिर 45 माइनस 25 20, और उसके बाद हम करेंगे इनका गुणा। ठीक है, अब देखो एक तो हमें 7 को करना गुणा करना था 5 से, और एक हमें 7 को गुणा करना माइनस 20 से। ठीक है, एक गुणा करना था 10 को 15 से, एक करना 10 को 10 से, एक करना था 15 को 25 से, एक करना 15 को 0 से। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमें फर्क नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो इनको इनसे गुणा करना आसान है, अगर इसकी कैलकुलेशन थोड़ी और छोटी करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, पद विचलन का काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो 7 को जब हम 2 से करेंगे तो आएगा 14, और एक 0 लगा देना है, मतलब 20 को 7 से करने पर माइनस का 20, 10 को जब 10 से किया तो 100, और साथ में चिन्ह है माइनस का, 15 को 0 से किया तो 0, 8 को 10 से गुणा किया 80 आ गया, और 10 को जब 20 से गुणा किया तो 200 आ गया। अब देखो माइनस माइनस की संख्या जोड़नी है, माइनस के 240, प्लस प्लस को जोड़ना है 280। देखो प्लस के 280 और माइनस के 240 जब ये जुड़ेंगे तो विपरीत चिन्ह होने कारण ये घटेंगे, तो जो हमारा सिग्मा एफ आई डी आई जो है वो कितना आ जाएगा, प्लस के 40, क्योंकि 280 प्लस का है, 240 माइनस का है, घटेगा तो कितना आएगा, प्लस का 40। अब हमें क्या करना है, सूत्र में मान रखना है, देखो कि x बार बराबर मतलब समांतर माध्य a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो x बार बराबर एक हमारा है 25 प्लस एफ आई डी आई जो है वो 40 दे रखा है, बटे सिग्मा एफ आई जो है कितना है 50, ये आ गया 50, 0 से 0 कट गया, 25 प्लस 4 बटे 5। अब यहाँ पे लघुत्तम नहीं लेना है, लघुत्तम ले सकते हैं कि लघुत्तम 5 आया, 5 को 25 से गुणा करके 4 जोड़ के फिर 5 का भाग देंगे, उससे अच्छा है कि 4 में हम 5 का भाग देके 25 में जोड़ दें। तो देखो 25 प्लस, अब देखो 4 में जाएगा नहीं तो ये जगह 40, और 40 में 5 का भाग 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, 40 में 5 का भाग जाएगा 8 बार। ठीक है, तो इनको जोड़ते हैं तो आएगा 25.8, एक्स बार जो समांतर माध्य है वो कितना आ गया 25.08। ठीक है,
ये था हमारा समांतर माध्य। अब इसी सवाल में हमसे पूछा है बहुलक, तो हमें सारणी दूसरी नहीं बनानी है, हमें सारणी यही काम में लेनी है। ठीक है, कैसे कि बहुलक के लिए हमारे केवल इतना ही काम का है, बाकी ये केवल माध्य के लिए काम आए। बहुलक में हमारे केवल इतना ही काम आएगा। ठीक है, ये वाला कैसे कि जो सबसे अधिकतम बारंबारता होती है उसको हम कहते हैं F1। F1 F1 के ठीक ऊपर वाली बारंबारता को हम कहते हैं F0, और F1 के ठीक नीचे वाली बारंबारता को हम कहते हैं F2। तो 0 1 2 इस तरह से हमें क्रम याद रखना है कि F1 सबसे अधिकतम वाली है, उसके पहले आएगा F0 और उसके बाद में F1 के बाद F2। इसको बोलते हैं, देखो ये जो होता है इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग का जो वर्ग अंतराल है इसमें ये आता है L, मतलब निम्न सीमा। ठीक है, इनका अंतर जो है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये आता है H। ठीक है, तो हमारे पास L भी है, H भी है, F1 F2 F0 सब आ गया। अब हम क्या करते हैं, बहुलक का जो सूत्र है उसमें मान रख देते हैं। ठीक है, तो उस एग्जाम में केवल एक ही सारणी बनानी है। ठीक है, एक के अंदर ही हम दूसरा दोनों मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो बहुलक के लिए क्या आएगा कि बहुलक बराबर कि L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। और हमारे पास सब मान आ गए F1 F0 F2 L, और H क्या है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो हम लिख देते हैं, देखो एक बार कि L का मान 20 है, H का मान 30 माइनस 20 10 आ गया, F0 का मान 10 है, F0 10 है, F1 का मान जो है वो 15 और F2 का मान 8। F1 का मान 15 है और F2 का मान आ गया 8। तो बहुलक बराबर, देखो बहुलक बराबर L प्लस 20 प्लस F1 माइनस F0 15 माइनस 10 बटे 2 गुणा F1 15 माइनस F0 10 माइनस F2 8 इंटू H 10। तो 20 प्लस, देखो 15 में से 10 घटाएंगे 10 बचेगा। ठीक है, इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर यहाँ पे जो है देखो ऊपर हमेशा धनात्मक संख्या ही बनेगी, क्योंकि अधिकतम बारंबारता से हम उससे कम थी कम वाली बारंबारता घटा रहे हैं। क्योंकि अधिकतम बारंबारता होती है F1, उसमें से उसके ऊपर वाली या इसके ठीक नीचे वाली F1 से कम ही होती है। तो ये मान जो है वो धनात्मक ही आता है हमेशा। तो 10 को 10 से गुणा किया, बट ये देखो 15 को 2 से किया 30 माइनस, ये देखो दोनों माइनस का, इसका मतलब ये जुड़ जाएंगे और समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, तो ये हो गया माइनस का 18। तो इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 10 गुणा 10 बटे 30 में से जब हम 18 घटाएंगे तो बच गए 12। अब हम क्या करेंगे, जहां तक ये 2 से कटता है, जहां तक कट सकता है वहां तक काटते हैं, उसके बाद में सीधा भाग देके 20 में जोड़ देंगे। तो 2 से काट देते हैं, देखो कितना आएगा 6, और 2 से कट गया 5, इसको 2 से काटते 3, इसको 2 से काटते 5, ये आ गया देखो 20 प्लस 25 बटे 3। तो 20 प्लस, अब हम क्या करना, 25 में 3 का भाग देना है, देखो कितना आएगा कि 3 8 24 बच गया 1। ठीक है, क्योंकि 25 में से 24 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 में जब 3 का भाग जाएगा तो पॉइंट लग गया। 10 में 3 का भाग कितने बार जाएगा, 3 3 3, ये अनंत तक चलता जाएगा, तो हम 3 मान लेते हैं। तो 20 प्लस 8.33 कितना आएगा, 28.333। तो ये आ गया बहुलक, बहुलक 28.33। ये 3 लगाने की जरूरत नहीं है, केवल 28.33 ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया बहुलक। तो एक ही सवाल के अंदर हमसे दो चीज पूछी थी, माध्य और बहुलक, और एक ही सारणी से हमें ये काम करना है। ठीक है, अब हम करते हैं, देखो इसका अगला जो सवाल है, ठीक है, इसका अथवा वाला सवाल जो है, चलिए 23वां का जो अथवा वाला सवाल है उसमें करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है कि 10 से 25 एक वर्ग अंतराल दे रखा है, 25 से 40, 40 से 55, इस तरह से हमें 15 15 का अंतर दे रखा है, और ये हमें बारंबारता दे रखी है। ठीक है, और हमें क्या कहा गया है कि इसमें माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है, माध्यक और बहुलक। तो देखो माध्यक ज्ञात करने के लिए, बहुलक तो केवल इतने से हो जाएगा। माध्यक के लिए हमें क्या करना होता है कि एक संचयी बारंबारता निकालनी होती है, संचयी बारंबारता। तो पहले हम माध्यक ज्ञात कर ले, जिसको हम CF कहते हैं। ठीक है, और CF कैसे निकालते हैं कि पहली बारंबारता ऐसी कैसी आती है। ठीक है, उसके बाद में 6 + 20 करके
इन दोनों को हम जोड़ेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये तिरछा जुड़ता है। 6 + 20 26, 26 यहाँ लिख देंगे। 26 + 44, जैसे इसमें हम जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 70, मतलब 26 और 44 70, वो यहाँ आएगा। 70 + 26 कितना आ गया 96 आ गया। 96 96 + 3 हो गया 99, और 99 + 1 हो गया 100। और इन सब का योग भी क्या आएगा, जिसको हम एन भी कहते हैं या सिग्मा एफ भी कहते हैं, कितना आएगा 100 आएगा। इन सब बारंबारताओं का योग और संचित बारंबारता की अंतिम जो संचित बारंबारता वो इसके बराबर आनी चाहिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं एन। तो हम क्या करेंगे, एन जो आ गया अपना 100, तो n/2 कितना आ गया 50। अब जो बहुलक है, जो माध्यक का जो सूत्र है वो क्या होता है, देखो माध्यक बराबर होता है कि L + n/2 - CF अपॉन F × H। अब ये n/2 तो हमारे पास आ गया। जो n होता है वो बारंबारता का योग और संचित बारंबारता की अंतिम जो बारंबारता उसको कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि ये इस योग के बराबर है, n/2 आ गया। अब ये L CF F और ये H क्या है, वो क्या होता है कि हम इसमें देखते हैं कि सबसे अधिकतम बारंबारता कौन सी है, 44। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी F, जो ये वाली F जो क्या होगी सबसे अधिकतम बारंबारता। ठीक है, इसके ठीक सामने जो वर्ग अंतराल है, अब ये पूरा होता है माध्यक वर्ग, इसके ठीक सामने जो वर्ग अंतराल है उसकी ये होती है निम्न सीमा। क्या होती है ये, निम्न सीमा। ठीक है, और इसके ठीक सामने वाली संचित बारंबारता उसके ठीक ऊपर वाली, ये क्या होती है CF। अब ये ध्यान कैसे रखना है कि हमें क्या करना है, एक तरीका तो ये है कि सबसे अधिकतम बारंबारता को से देख लेते हैं फिक्स है। ठीक है, या हम देखते हैं कि n/2 करने पे 50 जो है, 50 से ठीक ज्यादा वाली संचित बारंबारता कौन सी है, तो 50 से 26 कम है संचित बारंबारता में, उससे ठीक ज्यादा वाली संचित बारंबारता क्या है 70 है। इसका मतलब ये आएगा अपना माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग का चुनाव हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो n/2 से, n/2 का मान जो आया है, ठीक है, जो भी आया है उससे ठीक ज्यादा वाली 50 है, 50 से ठीक ज्यादा वाली संचित बारंबारता कौन सी है 70, तो ये आ गया माध्यक वर्ग। या फिर सबसे अधिकतम बारंबारता वाला क्या होता है, माध्यक वर्ग होता है। ठीक है, तो ये F हो गया, ये L हो गया निम्न सीमा, ठीक है, माध्यक वर्ग की। और माध्यक वर्ग की संचित बारंबारता से ठीक ऊपर वाले संचित बारंबारता अपनी आएगी CF। और ये कैसे ध्यान रखना है कि ये जो मान हमेशा क्या रहता है, धनात्मक रहता है। ठीक है, अगर आप 50 में से 70 घटाओगे, क्योंकि n/2 का मान 50 है, CF का मान आपने 70 ले लिया, तो 50 - 70 आ गया -20, तो वहीं पता चल जाएगा कि हमने मान जो है वो गलत ले लिया। तो मान क्या लेना है 26, ठीक ऊपर वाला। इसका मतलब L आ गया 40, F है 44, CF जो है वो कितनी है 26, और H कितना है, इस माध्यक वर्ग का उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा अंतराल कितना वो देखना है। तो 55 - 40 कितना आया 15। ठीक है, ये मान सब हम इसमें रख देंगे। तो माध्यक बराबर देखो L प्लस मतलब 40 प्लस n/2 50 - 26 बटे 44 इंटू H 15। तो 40, देखो 50 में से 26 घटाएंगे तो आएगा 14, देखो गुणा, सॉरी 14 नहीं 24 आ जाएगा ये, गुणा 15 बटे 44। और देखो ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, तो ये आ जाएगा 4 × 6 = 24 और ये कट गया 11 बार। तो ओवरऑल आ गया 40 प्लस, इनको जोड़ देते हैं 90/11। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लघुत्तम लेने के बजाय 90 में 11 का भाग, 90 कैसे है 15 को 6 से गुणा किया, ठीक है 90 आ गया, और इसमें 11 का भाग देंगे तो माध्यक जो आ जाएगा कि 40 प्लस, देखो 90 में जब हम 11 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 8 बार, 11 × 8 = 88, बच गए कितने 2, 90 में से 88 घटेंगे 2 बचेंगे, फिर पॉइंट लग जाएगा 2 में जाएगा नहीं, ठीक है, फिर आएगा 20, तो 11 × 1 = 11, फिर 20 में से 11 घटेंगे तो बचेगा 9, फिर आ गया 90, फिर आएगा 8, ठीक है, फिर बच गया 2, फिर आएगा 1, तो इस तरह से ये चलता जाएगा। और 40 प्लस 8.18 कितना आएगा 48.18, 48.18, ये अपना आ गया माध्यक, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है, और ध्यान देना है कि सब सारणी हमें दोबारा नहीं बनानी एग्जाम में, भी सारणी हमें एक से ही काम चलाना है,
ठीक है, एक ही सारणी से हम दोनों सवालों को हल करेंगे। तो सबसे अधिकतम बारंबार होती है उसको हम कहते हैं F1, उसके ठीक ऊपर वाले को कहते हैं F0, और F1 के ठीक नीचे वाले को कहते हैं F2, ठीक है। और F1 बहुलक वर्ग की ये होगी निम्न सीमा। तो हमारे पास L जो आ गया वो 40 आ गया, उसके बाद F1 जो है वो 44 है, F0 वो है 20 है, F2 का मान 26 है, और H का मान उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा 55 माइनस 40 15 है। और बहुलक का सूत्र क्या आता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये आ गया बहुलक, ठीक है। तो L का मान 40 दे रखा है, तो 40 लिख देते हैं। 40 प्लस F1 44 44 माइनस F0 20 बटा 2 गुणा F1 44 माइनस F0 20 माइनस F2 26 इंटू H 15। तो 40 प्लस, देखो 44 में से जब हम 20 घटाएं तो आ गया 24, और गुणा हो रहा है 15 से, बटा 44 को जो 2 से करेंगे तो 88 माइनस, ये दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे तो आ गया 46 ठीक है। तो मैंने देखो 40 प्लस, इसको गुणा करने की बजाय ऐसे कैसे पढ़ा रहने दो, और 88 में से जब हम 46 घटाएंगे देखो 8 में से 6 गया 2, और 8 में से 4 गया 4, 42 आ गया। अब इनको हम काट देते हैं, देखो तो ये जो है वो 6 से पूरा पूरा कट रहा है, 6 7 42 और 6 चौके 24। अब इन दोनों को गुणा करना है तो लिख देते हैं, देखो 40 प्लस 60 बटे 7, 40 प्लस, अब हमें क्या करना है कि 60 में 7 का भाग देना है और 40 में जोड़ देना है, जो मान आएगा वो क्या आएगा अपना बहुलक आ जाएगा। तो देखो 8 बार गया 56, ठीक है। 60 में जब 7 का भाग देंगे तो 7 को 8 से गुणा करने का था 56, तो 60 में से 56 कट गए, कितने 4 बच गए, ठीक है। फिर 4 में 7 का भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दिए, हो गए 40। 40 में जब हम 7 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 5 बार, 35, फिर 5 आ गया 50, फिर आ गया 7, और अगला आ गया 1, तो ये जोड़ने पे आ गया 48.571, तो बहुलक आ गया, बहुलक बराबर 48.571, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है वो बहुलक आ गया। तो बच्चों आज हमने मॉडल पेपर 2 जो है उसके दय भाग को पूरा कर लिया है। दय भाग में कुल 3 सवाल थे और उन 3 के अथवा में 3 सवाल और थे, इसका मतलब दय भाग में कुल 6 सवाल आते हैं, ठीक है। और ये जो 21 22 और 23 सवाल है, ये प्रत्येक सवाल जो है वो 4 नंबर का आता है, इसका मतलब दय भाग 3 सवाल जो है वो केवल 12 नंबर के आते हैं, और ये 12 नंबर बहुत महत्वपूर्ण भी है, ठीक है, क्योंकि एक ग्राफ का आता है, एक त्रिकोणमिति का 8.4 से आता है, और एक बहुलक और माध्य या माध्यक हमसे पूछा जाता है, ठीक है। इन सवालों को बड़े अच्छे से करना है। अब जो हमारा मॉडल पेपर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अगली जो क्लास आएगी उसमें हम मॉडल पेपर 3 की शुरुआत करेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।